बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है, डायनामिक्स। ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फोर्स एंड मोमेंटम। ये हमारे पास शॉर्ट में भी आता है और ये लॉन्ग पे के लिए भी हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है कि वो ये पूछ सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। या पूछ सकता है कि फोर्स एंड मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास m से हम उसको डिनोट कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई मास होगा। अब वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। लेट किया हमने कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है हमारे पास m है, जो हम सपोजिशन कर रहे हैं। ये बुक पे लिखी है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, और आप वहां से बुक से देख सकते हैं, लेकिन आपको सारी की सारी इंशाल्लाह समझ आपको आएगी। लेट किया कोई बॉडी है जिसका मास m है। जब उसने शुरू से मूव करना स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी, इब्तिदाई वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, वो उसकी थी vi। अब क्या हुआ कि उस पे लगी है फोर्स F। उस पे फोर्स जैसे ही लगी है, आपको पता है जब फोर्स लगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। अगर फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगी तो उसकी वेलोसिटी जो है कम होगी। अगर फोर्स उसको मजीद मूव करवाने की कोशिश करेगी, उसको एक्सेलरेट करवाने की कोशिश करेगी, तो हमें पता है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। अब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, उस वेलोसिटी को मैं फाइनल वेलोसिटी बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम vf से डिनोट करेंगे। और जो टाइम लगा है उस वक्त हमारे पास जो टाइम है वो t है। और जैसे ही वो फोर्स लगी तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन वहां पे पैदा हुआ है वो है, उसको हम स्मॉल d a से डिनोट कर रहे हैं। अब ये फोर्स लगने के नतीजे में हमें पता है कि प्रोजेक्ट तो वैसे मूव कर रहा था, फोर्स से उम्मीद है कि वो तेज भी हो गया होगा। अगर फोर्स को हमने उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए लगाई है, अब जो उसमें मोमेंटम होगा तो हम उसके इनिशियल मोमेंटम को डिनोट करेंगे मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम है तो मैं इसको pi से डिनोट करूंगा। और अगर मेरे पास मोमेंटम होगा फाइनल, जो कि बाद में कुछ टाइम के बाद उसका मोमेंटम होगा, जो इनिशियली जब हमारे पास फोर्स लगने से पहले का उसका मोमेंटम था तो वो pi था। फोर्स लगने के बाद जैसे ही उसकी वेलोसिटी vf हुई है, तो मैंने जो मोमेंटम ऑब्जर्व किया है मैंने, वो हमारे पास फाइनल मोमेंटम जो है वो है pm। p डिनोट करता है मोमेंटम को और f करता है उसके स्टेट ऑफ किस स्टेट में है, वो फाइनल पोजीशन में है। और यहाँ से मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो चेंज इन, अगर मैं मोमेंटम यहाँ से निकालूं तो हमने असल में निकालना है फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन कि क्या बनता है। अगर मैं निकालूं चेंज इन मोमेंटम जो कि हमारे पास होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चूंकि मैंने फाइनल मोमेंटम को pf से डिनोट कर रखा है तो मैं इसको pm लिखूंगा, और माइनस इनिशियल मोमेंटम को मैंने pi से डिनोट कर रखा है तो मैं इसको pi से ही डिनोट करूंगा। और चेंज मोमेंटम हमारे पास जो है
अच्छा, अब जो कि हमारे पास है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम से हमारे पास मुराद है कि फाइनल मोमेंटम pf माइनस pi, जो कि हमारे पास किसके बराबर है, फाइनल मोमेंटम हमारे पास जो है इनिशियल मोमेंटम pi इक्वल टू mvi। हमने पढ़ा था कि मैथ्स तो हर जगह सेम रहेगा, और यहाँ पे मैथ्स को मैंने m से डिनोट किया है, तो मोमेंटम mi बनेगा, mvi बनेगा, और जो फाइनल होगा हमारे पास वो mvf बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से और से देखूं तो pf माइनस pi, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास बना है mvf और इनिशियल है mvi। और अगर मैं इसको दोनों तरफ से टाइम से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास बनेगा pf माइनस pi t इक्वल टू mvf माइनस mvi ओवर t। हमें पता था कि यहाँ से जो लिखा है कि मैंने चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है। अगर नीचे हम टाइम को भी ऐड कर लें तो हमारे पास ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बन जाएगा। हम इसको दो तरह से पढ़ेंगे कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर अगर हम टाइम को पहले पढ़े तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नीचे वाले को पढ़ेंगे टाइम के लिहाज से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहां से मैं गौर से अगर देखूं तो हमारे पास जो बनेगा कि pf माइनस pi ओवर t इक्वल टू, यहां से m मेरे पास कॉमन आ रहा है तो मैं लिखूंगा m vf माइनस vi ओवर t। अगर मैं यहां से गौर से देखूं तो हमारे पास ये बनेगा ma, चूंकि एक्सेलरेशन की जो डिफाइन है यहाँ पे हमारे पास फुलफिल हो रही है, तो ये हमारे पास बना। मैंने साथ में हिंट दिया कि मैंने vf माइनस vi ओवर t की बजाय मैंने एक्सेलरेशन लिखा, साथ में मैंने हिंट दे दिया कि एक्सेलरेशन चूंकि बराबर है vf माइनस vi ओवर t। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे कंडीशन बन रही है, अगर मैं गौर से देखूं तो F इक्वल टू ma होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। यहाँ पे मैं साथ में इसका हिंट भी दे दूंगा कि ma की जगह मैंने F पुट किया, साथ मैंने बताया कि F इक्वल टू ma है। अगर यहाँ पे मैं गौर से देखूं तो ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है, ये फोर्स F है, ये वही फोर्स है जो कि हमारे पास जब हमने लगाई थी ऑब्जेक्ट पे, जिसके बाद इसकी वेलोसिटी फाइनल vf हुई थी, और एक्सेलरेशन इसका vi से pi से चेंज होकर pf हुआ है। और इसको मैं गौर से देखूं तो हमारे पास ये, इसको मैं पढ़ूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू किसके है, ये उसी फोर्स के है जो कि हमारे पास हमने अप्लाई की थी, अप्लाइड फोर्स। इसको मैं बोल सकता हूं अप्लाइड फोर्स। यहां से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है, ये अप्लाइड फोर्स के बराबर है। और यहां से मैं इसकी डिफाइन कर सकता हूं कि व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब ये फोर्स लगी थी तो उस फोर्स ने एक्सेलरेशन पैदा किया था। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी व्हिच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है। हमने कहा कि जब हमारे पास फोर्स, यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जब हमारे पास फोर्स लगी ऑब्जेक्ट पे, उस फोर्स के लगने से एक्सेलरेशन पैदा हुआ। ठीक है, ये हमारे पास जैसे एक्सेलरेशन पैदा हुआ, फोर्स की वजह से पैदा हुआ था एक्सेलरेशन, ये लिखा है मैंने। और इस फोर्स के लगने के बाद जो इसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी v आई थी वो चेंज होकर vf हो गई। लगने से पहले इनिशियल मोमेंटम pi था mvi, उस फोर्स के एक्ट होने के बाद मोमेंटम चेंज हो गया। तो जो हमारे पास रेट ऑफ
चेंज ऑफ मोमेंटम है इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के है वही अप्लाइड फोर्स जो कि हमने शुरू में लगाई थी। यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि व्हेन अ फोर्स F एक्ट ऑन अ बॉडी, जब बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है, हमने न्यूटन सेकंड लॉ में भी पढ़ा था कि इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, कि वो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है और वही जो एक्सेलरेशन है will be equal to, and this acceleration it produces an acceleration in the body which is equal to rate of change of momentum of the body। क्या कि जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है जो कि हमारे पास किसके बराबर भी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब यहां से अगर यहां से मैं ऐसा यूनिट निकालूं तो फिर से वो हमारे पास एक एमसीक्यू जो बन जाएगा कि जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि पेपर में अक्सर पूछते हैं जिसको बच्चे जिसका आंसर गलत लगाते हैं कि मोमेंटम का हमें पता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और टाइम का सेकंड है, तो ये इक्वल टू एफ के है। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि हमें वाज़ह नजर आए। अब ये किलोग्राम है मीटर पर सेकंड, ये और पर सेकंड ये भी ऊपर जाके हो गया, तो F इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर बात ये आती है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है हमारे पास वो है न्यूटन के बराबर, तो फोर्स का फिर से यहाँ पे SI यूनिट न्यूटन निकला। तो हमारे पास कोई भी फार्मूला है उसमें से अगर आप किसी का यूनिट निकालें तो वो यूनिट वही निकलेगा जो कि उसने डिफाइन किया होता है। और इसको जो अगर हम मोमेंटम की बात करें, यहाँ से मोमेंटम की मैं बात करता हूँ, जरा गौर से देखिए कि चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये हमारे पास जो चेंज ऑफ मोमेंटम को मैं डेल्टा बी से नोट कर रहा हूँ और ये फोर्स का न्यूटन है और टाइम का होता है सेकंड, तो जरा कि ये न्यूटन सेकंड बन जाएगा जो कि मोमेंटम का न्यूटन सेकंड भी होता है। और हमारे पास मोमेंटम का ये वाले नजर है न्यूटन सेकंड भी होता है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होता है। ये सारा कुछ एमसीक्यू में आता है। तो जी स्टूडेंट्स, हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने कहा कि जो फोर्स एंड मोमेंटम हमारे पास टॉपिक है, ये दो तरह से क्वेश्चन, दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v आई है, मास m है, उस पे जब फोर्स F लगी उसकी वेलोसिटी v r को चुकी है, टाइम उस जो लगा था वो t टाइम था, एक्सीलरेशन उसमें फोर्स लगने से जो क्रिएट हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो a है। इनिशियली उसके पास मोमेंटम pi था, बाद में pf हो गया, तो हमारे पास pf हुआ जो कि m v के इक्वल है। फिर हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला जो कि हमारे पास n पे आके इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के लिखता है। और इसकी जो डिफाइन मैंने यहाँ से मैंने कंक्लूड की है वो बुक पे लिखी हुई है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट भी है। उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा।